बंगाल विधानसभा की 45 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। पांचवें चरण में 9 बजे तक 16.15% वोटिंग। जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पीएम मोदी पर निशाना, कहा जनता कोरोना से लड़ रही है, पीएम मोदी लड़ रहे चुनाव। और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। नहीं सुधरे हालात तो लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज, भारत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश में 2,34,692 नए मामले, 1,341 कोरोना संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। दिल्ली में लगातार कोविड के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि बढ़ते मामलों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में लागू है नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू, और अगर हालात नहीं सुधरे तो संपूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती का सबब बनता जा रहा है कोविड-19, और बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह आपात बैठक बुलाई है और इसमें अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो देश में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना कोरोना की रिपोर्ट सामने आ रहे हैं और आंकड़े ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं और 1,341 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं नए रिपोर्ट किए गए मामलों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 63,729 नए मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में 27,360 नए केस, जबकि दिल्ली में 19,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में 14,912 नए मामले और कर्नाटक में 14,859 नए मामले सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और उधर कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 1 बजे समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में कोरोना के नोडल मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था कि कोरोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू है, कृपया इसका पालन करें। हम सबको मिलकर के कोरोना को हराना है। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, सरकार के लिए चुनौती का सबब बनता जा रहा है कोविड-19, और आज ये जो आपात बैठक बुलाई है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उसके बाद इन बैठक में क्या फैसले लिए जा सकते हैं? जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना के आंकड़े बिल्कुल बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर 19,000 से ज्यादा आंकड़े आना दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन हर तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, मैं कोशिश के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि वीकेंड कर्फ्यू के अंदर लोग बात घरों से बाहर न निकले। जिस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही देखने को मिली है, उसके लिए कहीं ना कहीं आईजी साहब ने खुद दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिए हुए और दिल्ली पुलिस लगातार सख्ती का पालन कर रही है। मगर जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल जी है वो अस्पतालों के अंदर मुआयना कर रहे हैं, लगातार किसी भी चीज की कमी होने के लिए उनको हर तरीके से सुविधाएं दी जा रही है, बेड की सुविधाएं दी जा रही है, डॉक्टरों की सुविधाएं, जो पीपी किट की सुविधाएं, लगातार उनको बढ़ाया जा रहा है। मगर जो आज अरविंद केजरीवाल जी बैठक करेंगे, बैठक के अंदर फिर दोबारा से मुआयना करेंगे कि किसी भी चीज की दिक्कत न आए और बैठक की जो कोरोना की स्थिति है उससे कंट्रोल किया जाएगा। मगर देखना वो बैठक के अंदर कितने बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है या फिर वीकेंड कर्फ्यू को ही आगे बढ़ाया जा सकता है? जी
बिल्कुल राजू, जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली की सरकार लगातार एक्टिव नजर आ रही है काबू पाने के लिए कोरोना पर। हालांकि यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि अब उनके जो सांसद हैं वो भी क्षेत्रवार दिल्ली में काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं दिल्ली में, ये खबरें आ रही हैं जिस तरीके से कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पाई जा रही है, बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं पेशेंट को, तो तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में, वो दावे कर रही है, तो क्या ये दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल इतर नजर आ रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली सरकार है वो कोशिश करते नजर आ रही है, कहीं ना कहीं दावे जो है दिल्ली सरकार के वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीन सुविधाएं हैं, गाड़ियों की सुविधाएं है, मगर लगातार कहीं ना कहीं लापरवाही देखने मिलती है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ती नजर आ रही है। खुद यहाँ पर हमारे साथ जो एमसीडी के मेयर है वो भी कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का काम शुरू कर चुके हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है सैनिटाइजर के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखे और सैनिटाइजर के द्वारा कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो तो साफ होती रहे और कहीं ना कहीं दिक्कतें खत्म होती रहे। जी बिल्कुल राजू, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं हालांकि, और आज सुबह ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा था कि जो लॉकडाउन लगा है उसका दिल्ली की जनता पालन करे। लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि अब जो दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर थे उनका पलायन का सिलसिला जारी हो गया है। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है या निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि आज जो बैठक जारी है और लोगों का पलायन जारी हो चुका है दिल्ली से, तो आखिर क्या जो प्रवासी मजदूर हैं इनके लिए भी दिल्ली सरकार कुछ सोचने की तैयारी कर रही है? जिस तरीके से बात करें पलायन की, तो और लगातार कहीं ना कहीं लोग करा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों को डर लग रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत करनी है। सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है, देखना होगा कि कोशिश कितनी सफल हो पाती है। जी बिल्कुल राजू, मैंने ये पूछा कि क्या दिल्ली सरकार इन जो प्रवासी मजदूर हैं इनके लिए कोई घोषणा कर रही है या कोई ऐसी चर्चा, कोई बैठक में अभी तक कुछ निकल करके ऐसा आया कि इन जो प्रवासी मजदूर हैं इनका पलायन रुक सके? ये जिस तरीके से फर्स्ट फेज का जब कोरोना आया था उस दौरान जो भीड़ उमड़ी थी, जो माहौल देखने को मिला, जो तस्वीरें सामने आई थी सड़कों पर, वो तस्वीरें दोबारा ना रिपीट हो पाए, तो इसके लिए क्या दिल्ली सरकार इनके लिए कोई योजना बनाने की रणनीति कर रही है? जिस तरीके से बात करें जो लोग बाग दिल्ली से पलायन कर रहे हैं और दिल्ली सरकार की कुछ ना कुछ योजनाएं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी देखा लगातार लोग बाग दिल्ली छोड़कर जाने से मजबूर हो चुके थे, मगर वही सिलसिला अभी भी चलता कर रहा है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ इस तरफ कोई अभी ध्यान नहीं है, जो प्रवासी मजदूर है उनको रोकने के लिए कुछ सुविधाएं दी जा रही है। चलिए राजू, आप नजर बनाए रखिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज आपात बैठक बुलाई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो देश में फैल रहे कोरोना संक्रमण के बेकाबू रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। जो छात्र इस वर्ष 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं उनके सामने अब भी अपने एग्जाम्स को लेकर स्थिति साफ नहीं है। बोर्ड ने जहां एक और 10वीं के एग्जाम रद्द कर दिए हैं, वहीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की हैं और इस बात के संकेत दिए हैं कि परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड की तरफ से यह फैसला 14 अप्रैल को लिया गया है। और अब तो कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव के कारण कोरोना फैल रहा है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामले पर कहा कि बिहार में अस्पताल की कमी है। पार्टी के नेता बंगाल में लगे रहेंगे, कोरोना के रोकथाम होगा नहीं, फिर कोरोना पर नियंत्रण कैसे होगा? तो इसीलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि कई राज्यों में वो एक चरणों में चुनाव कराते रहे हैं, तो जो शेष चरण का चुनाव बचा हुआ है वह लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए, कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर करा देना चाहिए, ताकि लोगों की जान माल बचे। चूंकि यही भाजपा वाले पहले कहते थे कि तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना फैला दिया, आज तो उससे कई हजार गुना आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ गए हैं। जितनी तबलीगी जमात थी उसका कई सौ ज्यादा गुना भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में घूम रहे हैं। से आते हैं बिहार के तमाम हॉस्पिटल, एक तो हॉस्पिटल नहीं है, उसमें जगह खाली नहीं है, जितना ही जगह है ऑक्सीजन के लोग करा रहे हैं। तो ऑक्सीजन पहले हॉस्पिटल को मिले कैसे, ये सुनिश्चित हो। मुफ्त और पैसे से तो बात की बात हो रही है, पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवा की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता,
आईसीयू की उपलब्धता, वेंटिलेटर की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कराए, ये जरूरी है। अपने गांव वापस जाने के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे। एक प्रवासी मजदूर का कहना है कि काम बंद हो गया, अब हम पश्चिम बंगाल में अपने गांव जा रहे हैं। हम एक ही गांव के 18-19 लोग हैं। बता दें कि लोगों में लॉकडाउन का भय साफ देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि कमाने के लिए कुछ नहीं है, सब बंद है। अभी हम लोग आए कोल्हापुर से काम कर रहा था तो काम धंधा बंद हो गया, इसके लिए हम लोग आया इधर कुर्ला पे। अभी गांव जाएंगे, पश्चिम बंगाल, गांव वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। तो आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग अभी 18-19 लोग हैं इधर। अच्छा, एक ही गांव का है। टिकट हो गया? टिकट कंफर्म है। अच्छा, तो जब वहाँ से कोल्हापुर से आए तो आराम से आ गए, क्या तकलीफ परेशानी या यहाँ तकलीफ कुछ नहीं हुआ, बस से आया कोल्हापुर से, तकलीफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग टिकट पहले से कटाया था, लेकिन मालूम नहीं था हम लोग को ऐसा लॉकडाउन होने वाला है। अभी लॉकडाउन होने वाला है तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा जाना ही पड़ेगा। पिछले साल का ये है, उसका डर है थोड़ा। पिछले साल भी आए थे आप और अब ऐसे हाँ, पिछले साल मैं गया था गांव में, तो लॉकडाउन में हमारा भाई लोग फंस गया था इधर। हाँ। तो थोड़ा उसको परेशानी मिला था। लेकिन अभी तकलीफ परेशानी नहीं है? अभी कुछ परेशानी नहीं है, अभी कुछ परेशानी नहीं। 8:35 को ट्रेन है। तो अभी सुबह से ही हाँ, सुबह से 2 बजे पहुंचा दिया। बस में चढ़ा था 5 बजे, 2 बजे इधर पहुंच गया। तो अभी क्या कुछ तकलीफ परेशानी यहाँ? तकलीफ तो अभी क्या, खाने का ही तकलीफ है, इधर कुछ नहीं मिल रहा है, वही बस। और बस अंदर तो जाने नहीं देता है। अंदर जब टिकट आप सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना तेजी से फैला हुआ है, लेकिन बीजेपी की रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है। भदौरिया ने कहा कि कोरोना क्या बीजेपी की रैली में नहीं आती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी का और देश की सरकार का अपील हो रही है कि कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभ को प्रतीकात्मक कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। तो चुनाव रैली का क्या, बंगाल में जो चुनाव रैली हो रही है, चुनाव रैली में क्या वो जो भीड़ आती है, क्या उसके बीच में कोरोना नहीं फैल सकता? क्या कोरोना का संक्रमण नहीं फैल सकता? अगर आप कुंभ को प्रतीकात्मक कर सकते। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ में साधुओं, संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले ही कुंभ से वापसी की घोषणा कर चुके हैं और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जिस ट्वीट के माध्यम से ये बयान दिया है, वहीं प्रधानमंत्री के बयान पर अपनी टिप्पणी करते हुए महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। स्वयं और अन्यों के जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्म परायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए कोविड के नियमों का निर्वहन करें। उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए अब निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं। कई स्थानों को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारी हो रही है। लखनऊ में भी 1000 बेड वाला अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को कोरोना वार्ड में बदलने की तैयारी है। पत्र भेजकर छात्रावास खाली कराने की अपील की गई है। कुलपति के निर्देश पर DSW को पत्र भेजकर हॉस्टल खाली कराने को कहा गया है। जारी किए गए पत्र में तमाम छात्रों से अपील की गई है कि वे हॉस्टल को खाली करें। बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय को लगता है कि आने वाले दिनों में हॉस्टलों को अस्थायी तौर पर अस्पतालों में तब्दील किया जा सकता है। पत्र में लिखा गया है कि बढ़ते मामलों और अस्पताल में बेड की कमी की बात कही गई है और प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है और यह एक्ट आपदा से निपटने के लिए लगाया गया है, क्योंकि अस्पतालों में बेड की कमी देखने को मिल रही है। इसलिए हॉस्टलों को अस्थायी तौर पर अस्पतालों में तब्दील किया जाए। वही कोरोना के चलते इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कर दी गई हैं और सुरक्षा की वजह से छात्र घर पर सुरक्षित रहें और हॉस्टल खाली करें। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में लागू वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं और राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया है। मैं यहाँ पे अपना एग्ज़ाम देने आई थी एसएससी का, लेकिन फिर मुझे वापस भी जाना था तो मैं आई कि जाने के लिए, क्योंकि ये यूपी में पड़ता है तो यूपी में तो लॉकडाउन है नहीं, तो इसलिए मैं आई थी। लेकिन यहाँ पे आके देखा तो कोई बस ही नहीं है। अब मैं जाऊँ कैसे? और मैं अकेले आई थी। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स करा रही है लेकिन ये बसेज नहीं है यहाँ पे, तो ये तो गलत है ना। क्या देखा आपने? आनंद सा दिखाई दिया मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ पे कोई बस ही नहीं है और कोई लेके ही नहीं जा रहा है, कुछ है ही नहीं, सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप? कैसे क्या करेंगे? आज तो लॉकडाउन है दिल्ली में, तो आप देखते हैं क्या करती हूँ, पता नहीं क्या ही करूँगी। घर वाले एक तो लड़कियों को इतनी मुश्किल से बाहर भेजते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है पेपर है दे के आ जाओ, लेकिन वो भी परेशान हो गए कि आओ जल्दी आओ, यहाँ पे रुक भी नहीं सकते। यूपी के मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया शाम 5 बजे तक होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी के न्यायालय कक्ष में नामांकन करा सकेंगे, जबकि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अपने अपने विकासखंड के कार्यालय पर नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरओ की जिम्मेदारी वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर मनोज त्रिपाठी को सौंपी गई है, जबकि विकासखंड कार्यालय पर अलग अलग आरओ और एआरओ तैनात किए गए हैं। तो आज जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के मथुरा में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया शाम 5 बजे तक होगी और जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी न्यायालय कक्ष में अपना नामांकन करा सकेंगे, जबकि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की बात करें तो वो अपने नामांकन अपने अपने विकासखंड के कार्यालय पर दाखिल कर सकेंगे और इसे लेकर के प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है। और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरओ की जिम्मेदारी वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर मनोज त्रिपाठी को सौंपी गई है और जबकि विकासखंड कार्यालय पर अलग अलग आरओ और एआरओ तैनात किए गए हैं। यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कहीं शराब तो कहीं लड्डू जलेबी बांटने के मामले सामने आ रहे हैं। तो कुछ उम्मीदवार अपने साथ समर्थन जुटाने के लिए बार बालाओं का भी सहारा ले रहे हैं। बदायूं से खबर सामने आई है, जहां बार बाला को नचाया जा रहा है और ये रंगारंग कार्यक्रम किसी और से नहीं बल्कि एक कथित रूप से शिक्षित, कर्मठ, जुझारू और ईमानदार बसपा उम्मीदवार गुलफाम ने आयोजित करवाया है। न कि कमाल की बात है, शिक्षा, कर्मठता, जुझारूपन और ईमानदारी तो बस ऐसे उम्मीदवारों में ही तो होती है। जानकारी के अनुसार इस वीडियो में जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी काफी भीड़ जुटाकर बार बाला से डांस करवा रहा है। वीडियो बिसौली इलाके में लक्ष्मीपुर वार्ड संख्या 14 के एक गांव का बताया जा रहा है। तो मुंबई से सटे ठाणे शहर के भिवंडी इलाके में एक कंपनी में दीवार की मरम्मत का काम चल रहा था और उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिस कारण मलबे में 3 लोगों की दबने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें भिवंडी के पीडी मेमोरियल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और जानकारी के मुताबिक कंपनी की दीवार और छज्जा काफी जर्जर हो गया था। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस और बीएमसी ने दमकल की टीम की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला।
तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और जबकि जिस तरीके से जो मामला सामने आया तो पुलिस प्रशासन और मौके पर पहुंचा। दीवार गिरने से ये दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि ये दीवार गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीएमसी की मदद से मलबे को बाहर हटाया गया और उसमें दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि दीवार और छज्जा जर्जर हो गया था, जिसको मरम्मत का काम चल रहा था और ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं और 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। तो यूपी के मथुरा में खानपुर गांव में आतिशबाजी बनाते वक्त अचानक धमाका हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक वृद्ध महिला घायल हो गई है। इस दौरान कुछ जगहों पर आग लग गई है। एक मकान और दुकान ध्वस्त हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक खानपुर गांव में एक महिला कश्मीरी देवी के पास आतिशबाजी बनाए जाने की लाइसेंस है। आबादी से करीब 150 मीटर दूर जंगल में उसकी दुकान और मकान है। इस दौरान आतिशबाजी बनाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक धमाका हुआ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अतर सिंह है। अतर सिंह, क्या घटना हुई है यहाँ? यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो यहाँ दारू कूटा की दुकान में जी, और एक महिला खत्म हो गई है। कौन थी वो महिला जो खत्म हुई है? उस महिला का नाम है अंजना और ऊषा जी, और उसकी सासू है जो कश्मीरी देवी है, उनके नाम से लाइसेंस है जी, और वो भी उनको घायल हो गई है। तो कैसे हादसा हुआ है? यहाँ पे क्या कर रहे थे लोग? ये अपना वो दारू वारू का काम कर रहे थे, जो दारू गोला वगैरह बनाते हैं जी, उसका काम कर रहे थे। तो मौके पे पुलिस पहुंची, सूचना दी किसी ने? हाँ सर, यहाँ से फोन किया और यहाँ मौके पे पुलिस आई, SHO साहब और भी बाहर से। तो इनका लाइसेंस था दारू कूटा बनाने का? हाँ, दारू कूटने वाले का उनका लाइसेंस है कश्मीरी देवी के नाम से। तो निरस्त हो गया या चालू है अभी लाइसेंस? नहीं, वो रिन्यूअल है फिलहाल। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आतिशबाजी बनाते हुए वक्त धमाका हुआ है। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। गांव से बाहर निकल करके ये आतिशबाजी बनाने का काम किया जा रहा था। लाइसेंस था महिला के नाम और वहां जंगल में ये मकान और वहीं पर उसकी दुकान थी जहां पर यह हादसा हुआ है। आतिशबाजी बनाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद मामले को पुलिस की जानकारी दी गई और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो राहत बचाव का कार्य भी शुरू हुआ। यूपी के मथुरा से ये खबर आई है और जहां पर हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है यूपी के मथुरा में। यूपी के हापुड़ में देश के लिए 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे युवा महावीर विनोद राणा उर्फ छोटा खली आज भी बेरोजगार हैं। सरकार की अनदेखी के चलते गेहूं की फसल काट अपने परिवार का पालन पोषण को मजबूर हैं। विनोद राणा ने देश के लिए कई गोल्ड मेडल भी जीते हैं, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी प्रतिभा छिप रह गई है। महावीर विनोद राणा ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और उम्मीद है कि सरकार से मदद मिलेगी। तो यूपी के हापुड़ में देश के लिए बहुत कोशिश करी है, मजदूरी कर करके, मेहनत कर करके दुनिया को, देश को नाम करवा रहे हैं। अब भाई हम तो बुढ़े है गए, अब हम क्या कर सकें? जमीन भी बिक गई हमारी, कूड़ भी ना जमीन को। आके देखो, मजदूरी कर रहे हैं सब, बहू बालक सब। हम खाने को तो पालन करेंगे ही। सरकार अपने ऐसी है, कुछ तो याकू करे, कुछ याकू नौकरी दे दे, पैसा मत दे, नौकरी दे दो कहीं भी सरकारी याकू, जासू अपने याके गुजारा, जिंदगी कट जा। अब बताओ हम काले पालन पोषण करेंगे? हम तो बड़े बूढ़े आदमी हैं। हमने तो बहुत मदद करी, जमीन भी सब जो ही 2-4 बीघा वो भी बेच दी। अब बस घर को घोंसला रहेगा, ये भी बिक जाएगा जब कोई मदद ना करेगा। तो कई बार गोल्ड मेडल जीते हैं या देश के 5-6 पोस्ट जीत है, विदेशन में जीत के आयो, कहीं की सुनाई ना है। तो ये यूपी के हापुड़ से खबर है जहां देश के लिए 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे युवा महावीर विनोद राणा की कहानी है। और महावीर राणा को छोटा खली नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज बेरोजगार हैं। सरकार की अनदेखी के चलते गेहूं की फसल काटकर अपने परिवार का किसी तरीके से पालन पोषण करने को मजबूर हैं। और विनोद राणा ने देश के लिए कई गोल्ड मेडल भी जीते हैं, लेकिन सरकार से उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे
आज उनकी प्रतिभा छिपी रह गई है और महावीर विनोद राणा ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और उम्मीद है कि सरकार की मदद मिलेगी। हालांकि सरकार लाख दावे करती है कि जिस तरीके से देश के युवाओं में छुपी प्रतिभा को निखारने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो मामला सामने आया है यूपी के हापुड़ से, ये बेहद हैरान कर देने वाला है कि जो व्यक्ति देश के लिए 2-2 गोल्ड मेडल जीत करके लाया, आज वही बेरोजगार है और किसी तरीके से खेती बाड़ी कर करके और गेहूं की फसल काट के अपने घर का भरण पोषण करने को मजबूर है। सरकार से गुहार लगाई है मदद की, लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर सरकार सुनती है या फिर ऐसे ही किसी तरीके से भरण पोषण करके अपने घर का भरण पोषण करते रहेंगे। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे महावीर विनोद। यूपी के हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र से सड़क हादसे की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक से तेज रफ्तार में जा रही थी, मोटरसाइकिल टकरा गई और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच जारी है। तो यूपी के हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र से सड़क हादसा की यह घटना सामने आई है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक से तेज रफ्तार जा रही मोटरसाइकिल टकरा गई है और मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। मामले की जांच में पुलिस टीम लगी हुई है। मालदीव ने भारत को सबसे पहले साथ खड़ा होने वाला और सबसे अच्छा दोस्त बताया है। भारत दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि हिंद महासागर शांति और सुरक्षा का क्षेत्र है। अब्दुल्ला ने शुक्रवार को दिन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने जारी परियोजनाओं और द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा भी की। इससे पहले उन्होंने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता के लिए मित्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि वह भारत और चीन के साथ मालदीव के रिश्ते को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तुलना नहीं होती, हम केवल दोस्त हैं और दोस्तों में तुलना नहीं होती, लेकिन भारत सबसे पहले साथ देने वाला और हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो मालदीव ने भारत का सबसे पहले अपने साथ खड़ा होने वाला और सबसे अच्छा दोस्त बताया है। आपको बता दें कि भारत दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद आए हुए, तो उन्होंने कहा हिंद महासागर शांति और सुरक्षा का क्षेत्र है। अब्दुल्ला ने शुक्रवार को दिन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी और इस दौरान दोनों नेताओं ने जारी परियोजनाओं और द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा भी की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता के लिए मित्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।